गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मैं हूं अमित सिंह और आज पाकिस्तान के हालते हाजरे पर बात करने जा रहे हैं। पीयूके में क्या चल रहा है वो बताने जा रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे खौफनाक और दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुनीर भागते भी दिखाई दे रहे होंगे आपको पीछे। वहां की मजलूम आवाम अब पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी बर्बर फौज के खिलाफ आर पार की जंग के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। कोटली, रावलकोट, ददियाल, मुजफ्फराबाद और मीरपुर की गलियां पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जुल्म से लहूलुहान हो गई है। अपने बुनियादी हक के लिए खिलाफ आवाज उठाने वाले निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान हुकूमत ने गोलियां चलवा दी। आंसू गैस के गोले और पैलेट गन की बौछार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम की आवाज को कुचलने की नाकाम कोशिश की जा रही है दर्शक। लेकिन अब जुल्म का घड़ा भर चुका है। पाकिस्तानी फौज का खूनी नरसंहार भी इस जन आंदोलन की आग को ठंडा नहीं कर पा रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर पाकिस्तानी सेना की संगीनों के सामने सीना तान कर खड़े। हुकूमत की चले तो वो तबाही बचा दे, लेकिन चूल्हे हिल चुकी हैं क्योंकि इस्लामाबाद के हुक्मरान खौफ में हैं। पीओके का चप्पा चप्पा सुलग रहा है और ये गुस्सा अब थमने वाला नहीं। पीओके में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की बर्बादी और पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। लगता है जल्द वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद को आजाद घोषित कर देगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे दर्शकों, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। आइए, क्या चल रहा है पीओके में, पहले वो समझिएगा। जी हां, पीओके में हालात अभी ठीक नहीं है। वहां पर क्या हालते हाजरा है ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। और वहां पर लगातार आंदोलन बहुत मुखर और खतरनाक हो गया है। ग्राफिक्स, जी हाँ, 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने जाऊं दर्शकों। पहले वो 3 तस्वीरें देखिए कि वहां पर हालात कितने खराब हो गए हैं, किस तरह से पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। हजारों लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं सेना के खिलाफ, पाक सरकार के खिलाफ विद्रोह क्या बिगुल वहां बच चुका है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 5 उसमें पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। और पाकिस्तान से लेंगे आजादी, ये नारे वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां की पब्लिक लगा रही है। और ये मुश्किल घड़ी है पाकिस्तान के लिए क्योंकि उनका झूठ, उनका फरेब अब सामने आ गया है। जब भी पाकिस्तान से गेस्ट जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, पीओके में सब कुछ ठीक है, सबको खाना पानी हर चीज मुहैया कराई जा रही है। अगर सब अच्छा है, सब शांति है, तो फिर ये क्या है। चलिए, पीओके में भारी बवाल हो रहा है, वहां से क्या अपडेट है फटाफट आपको बता देते हैं। मुनीर साहब के लिए मुश्किल कैसे है। जी हां, इस वक्त पीओके में हालात बहुत खराब है। सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध उन पर फायरिंग की है, उनको भगाने के लिए, डराने के लिए। बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। अब तक 150 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा दर्शकों वहां से आ रहा है और पाकिस्तानी फौज की बर्बरता से करीब 300 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। क्या हो रहा है पीओके में? लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है दर्शकों, वहां की आवाम परेशान है। कहां कहां प्रदर्शन हुए आइए जरा आपको बता देता हूं। ये पीओके का इलाका आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, कोटली और ददियाल, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा आपकी स्क्रीन पर है। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, कोटली और सबसे अधिक हालत जहां पर खराब है वो मुजफ्फराबाद, रावलकोट और ददियाल में बहुत ज्यादा हालत खराब है। वहां पर हिंसा की जो तस्वीर आ रही है वो ज्यादा भयानक तस्वीर है। जी हां, आखिर ये विद्रोह क्यों हो रहा है, किस चीज की खिलाफत वहां की जनता कर रही है, अगले ग्राफिक्स पर आते दर्शकों मैं आपको बताऊंगा। जुल्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बच चुका है। क्या मांग कर रहे प्रदर्शनकारी? जी हां, सस्ता गेहूं, बिजली, आरक्षित सीटों का वहां पर विरोध हो रहा है। संसाधनों पर अधिकार की बात कर रहे हैं। हिंसा के खिलाफ वो जांच चाहते हैं। सरकारी फिजूल खर्ची पर वो रोक चाहते हैं। पब्लिक कुछ गलत नहीं चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों, वहां की पॉलिटिकल रिजीम और सेना की आदत नहीं है ना जनता के हिसाब से फैसले करना। आतंकवादियों के हिसाब से फैसले वहां पर होते हैं। दहशतगर्द तय करते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, वहां की जनता तय नहीं करती। पाकिस्तान ने पीओके बर्बाद कर दिया, बड़ा सवाल है। आंकड़े गवाही देंगे दर्शकों। पाकिस्तान की साक्षरता 62% है, पीओके की साक्षरता उससे कहीं कम 11% से थोड़ी सी ज्यादा। जरा सोचिए जमीन आसमान। पाकिस्तान में बेरोजगारी 6 से 7% है, वहां 11। पाक सरकार की पीओके के बजट में 16% कटौती हुई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के बजट को बढ़ा दिया है। जी हां, फर्क देखिए जरा। पाकिस्तान की साक्षरता दर 62% से ऊपर पहुंच गई, लेकिन पीओके की साक्षरता दर देखिए 77% है। वहां ज्यादा पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। पीओके में बेरोजगारी दर करीब 11% के आसपास है, पाकिस्तान में 6 से 7% है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा बता रहे दर्शकों कि वहां पर क्या चल रहा है, क्यों वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है, क्यों जनता परेशान है। 2 खास मेहमान मेरे साथ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार, पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया, जय हिंद, आपने वक्त निकाला।
अली अशरफ रत्ता साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी वहाँ पर स्थितियाँ, अभी कल मैं डिबेट कर रहा था, रत्ता साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई कि वहाँ पर जो डिमांड्स हैं अमित, कुछ 35-40 डिमांड थी, उनमें से बहुत सारी फुलफिल कर दी गई हैं और वहाँ पर राशन भी पाकिस्तान के मुकाबले पीओके में सस्ता है और भी सहूलियतें जनता को दी जा रही हैं जो बहुत माकूल है उनके हिसाब से। लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं, वो वीडियो वो तस्वीरें, सेना पर हमला कर रहा है, जनता हमला कर रही है, सेना कंट्रोल करने के लिए उन पर गोलियां चला रही है, लोग मारे जा रहे हैं, सेना के जवान भी, पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए हैं और वहाँ पर हालात लगातार अब और ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कैप्टन साहब। धन्यवाद अमित जी, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि वो इस तरह से अपने ही जनता के ऊपर ब्रूटल ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध का इलाका और ये पीओके की बात हम करते हैं, चारों तरफ से पंजाब को छोड़कर उनको बहुत सारी परेशानियां हैं। ये आज का मुद्दा नहीं है कि उन्होंने 12 रिफ्यूजी सीट्स रिजर्व कर दिए, इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, तो इस कारण से ये मुद्दा भड़क गया। अभी तो प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो वो मुद्दे पे आए भी नहीं थे, उसके पहले ही ये एंटीसिपेटरी मूवमेंट करके जनता को इस तरह से परेशान करना, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ, उनके जो नीति उनकी है उसके खिलाफ वो हमेशा से जाते रहते हैं। शांति की स्थापना वहां बहुत कम है। सबको छोड़ दो, ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की खुद की बात कर ले तो वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह से एक्सेसिव फोर्स का यूज करना एक जनता के लिए जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में ये करने की क्या जरूरत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे आप असेंबली का इलेक्शन कराते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, राष्ट्रपति चूज करते हैं और उनको रन करते हैं, और पॉलिसी चेंज करने के लिए आप जनता का समर्थन नहीं लेते, तो किस तरह की डेमोक्रेसी मानी जाएगी? ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो इस तरह से ये बहुत गलत है और भारत ने इसका विरोध किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी उनको भी आवाज दी जा रही है कि ये गलत है, इसे रिस्ट्रेन किया जाए और पाकिस्तान की सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने देना चाहिए, बातचीत करने देना चाहिए। ठीक है, आप कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर देते हो, आपके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा खराब है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन अगर कोई कुछ कहता है तो सुनने में क्या प्रॉब्लम है? और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, टेरर घोषित कर दिया और उसको कहा कि आप कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर बोलेगा कौन? आवाज किसकी सुनी जाएगी? तो भारत का जो रोल है पड़ोसी देश के रूप में, और पाकिस्तान के ऊपर ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन दे चुके हैं कि ये तो भारत का अभिन्न अंग है, तो वहां अगर कुछ भी होता है तो उसकी पीड़ा भारत को डायरेक्ट होती है, क्योंकि ये हमारा अभिन्न अंग है। इसके ऊपर हमारा दायित्व बनता है कि हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट हम भी करें और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को बताएं कि ये गलत हो रहा है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान को अपने आप को रेस्ट्रेन करना चाहिए। उनके जो अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां के, जो अपनी ह्यूमन राइट कमीशन की बात सुननी चाहिए और प्रोटेस्टर्स को न तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उनसे बात करना, और जो रिफ्यूजीज को आप पार्लियामेंट में सीट्स, असेंबली में सीट्स दे रहे हैं, इस पर पहले डिस्कशन करना चाहिए, ताकि इस पर सही से मुद्दा बन सके। राइट सर। कैप्टन प्लीज स्टे विद मी, पॉइंट टेकन सर। रत्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। रत्ता साहब, कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे पीओके के मसले पे, तो जो कैजुअलिटीज थी, कोलैटरल डैमेज कम था। अब बहुत सारे लोग, और जो अब डेटा भी आ रहा है उसमें बहुत सारे और लोग मारे गए हैं, आर्मी के लोग भी बहुत सारे जख्मी हुए हैं, और वहाँ पर जो तादाद थी प्रदर्शन करने वालों की, उनके नंबर्स भी बढ़े हैं। वो जो तस्वीरें हैं रत्ता साहब वो दिखा रही हैं, लेकिन आप कल भी ये बात कह रहे थे कि वहाँ पे उनकी जो मांगें वो पूरी कर दी गई हैं। कुछ तंजीमें वहाँ पर हैं जो उपद्रव मचा रही हैं, जो वहाँ बवाल काटे, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई है और ये जो आंदोलन बढ़ रहा है, अगर सच में ये 1000, 2000, 4000 लोगों की नाखुशी का मामला होता तो अलग बात थी। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीओके में आपकी सरकार के खिलाफ, और क्या अब ये हाई टाइम नहीं है कि इसको एड्रेस किया जाए? शुक्रिया अमित। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वहाँ पे जो चल रही हैं इस वक्त, और जो नंबर्स आप बता रहे हैं डेफिनेटली कुछ कैजुअलिटीज तो हुई हैं, और जो अभी आपका एक फैक्ट आपने बताया कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है उसके लोग उसमें जो है शहीद हुए हैं,
तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ वहाँ की लोकल पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो ये लोगों को हैंडल कर रहे हैं या जो भी मोब्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक फैक्ट जो है वो आप दुरुस्त कर दीजिए। ऑफिशियल कितने मारे गए रत्ता साहब, जो कि पुलिस या रेंजर्स हैं उनमें कितने मारे गए हैं जो अभी तक जो पुलिस फोर्स के 6 जवानों की शहादत की जो है वो अभी तक रिपोर्ट है। हाँ। और इसके अलावा जो है कोई 10 से 11 जो है वो सिविलियंस की जो है कैजुअलिटीज का जो है वो नंबर आ रहा है हमारे पास। तो ये एक्चुअल में नंबर है इस वक्त। और लेकिन बात ये है कि जो चीज जो मैं कल भी आपसे ये बात कह रहा था कि जहां पे आप इसको लिंक कर रहे हैं कि वो आजादी मांग रहे हैं, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं नजर आया। मैं बीइंग रत्ता साहब वो नारे लगा रहे हैं, जर्नलिस्ट में वो नारे लगा रहे हैं, आप सुने, आप वहां पर अपनी मीडिया की वीडियो सुने, आप सुने जी। मैं आपको बताने लगा हूं कि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आप किसी रैली में होते हैं और सामने से पुलिस आपको कंट्रोल कर रही है, वो आपके ऊपर जो है वो टीयर गैसिंग कर रही है, तो उसमें फिर लोग अगर जख्मी होते हैं तो वो फिर किसी भी हद तक कोई भी बात करते हैं, कोई भी करते हैं। लेकिन ये एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव नहीं है। जेनेरिक पर्सपेक्टिव ये है कि कल जीबी में जो है इलेक्शन हुए हैं और 52% लोगों ने वहां पे वोट कास्ट किया है और वहां पे उन्होंने अपने जो इलेक्टेबल्स हैं उनको इलेक्ट किया है फॉर देयर असेंबली। तो यही जो है ये सिर्फ समझ लीजिए हवा है जो इलेक्शन से पहले होती है और वो है। और आप देखेंगे कि जैसे ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो है सब लोग जो है ये अपने अपने जो काम करते हैं उसमें वो लग जाएंगे और कोई पूछेगा भी नहीं इसको। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है इलेक्शंस की। हाँ, इस दफा थोड़ा सा इसमें हमें एग्रेशन इसलिए भी नजर आ रहा है कि शायद जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ज्यादा नाराज हैं। शायद उनको लगता है कि उनके साथ जो है फिर जो है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है अदारों की तरफ से, जो कश्मीर के लोकल अदारे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है या ना ही कोई उस तरह के नैरेटिव की बात है जो आप बात कर रहे हैं। रत्ता साहब एक बात बताइए, पुलिस वाला एक मारा जाए 10 मारे जाए, अगर 6 पुलिस वालों की मौत हुई है इसका मतलब कि सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम थी और पुलिस को भी अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ेगी, वो जनता के हाथों मारे जाने के लिए वहां पर नहीं खड़े हैं। तो अगर पुलिस रिटेलिएट कर रही है और उसके बावजूद 6 जवान शहीद हुए हैं, आपके जो नंबर्स हैं, तो ये 6 जवानों के शहीद होने का नंबर्स भी बहुत बड़ा है रत्ता साहब। आप जो कह रहे हैं बहुत छोटी बात है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में लोग जख्मी होते हैं, इक्का दुक्का लोग मारे जाते हैं, लेकिन पुलिस के 6 लोग मारे गए हैं, कम से कम 20-22 लोग जो वहां की सिविलियन आवाम मारी गई है, जो प्रोटेस्टर्स मारे गए। आपको लगता है ये छोटा मामला है? नहीं, ये छोटा इसलिए आपको लगता है क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, मैंने नहीं कहा छोटा मामला है। 10-20-50 लोग रोज ही मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में उधर, और उधर तहरीके तालिबान के साथ लड़ाई में तो आपको नंबर बहुत छोटे लग रहे हैं। ये नहीं, नंबर देखें, मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगा कि कंपैरिजन करेंगे। अगर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अब तक 96,000 लोग जो है वो आप लोगों ने मारे हैं, नहीं वो आपका डेटा है, वो हमारा ऑफिशियल डेटा नहीं है, वो आपका डेटा है और बिल्कुल कतई फर्जी डेटा है, वो फर्जी डेटा है। डेटा के मुताबिक भी 50,000 प्लस वो फर्जी डेटा है। कैप्टन साहब वहां पर बैठे हुए हैं, आपके डेटा के मुताबिक बता रहा हूँ 50,000 प्लस है, हमारा डेटा नहीं है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच हमारा वो डेटा नहीं, आप डेटा निकाल लीजिए। 50,000 प्लस लोगों को अभी तक आप वहां पे मार चुके हैं। 50,000 आतंकवादी वहां जनता को मारती है, सेना और सरकारें हमारे यहाँ नहीं मारती। और पाकिस्तान सेना ये करती होगी, पाकिस्तान की सरकार ये कर रही है, पीओके में लोगों को मरवा रही है। भारत सरकार ये काम नहीं करती साहब, इलेक्शन ही आपकी इंडियन आर्मी ये काम नहीं करती साहब, इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी करती है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल रेजिम में वहां पर लोगों को मार रहे हैं, हर क्राइम के अंदर उनकी आवाज दबाने के लिए इन्वॉल्व होती है। ये इंटरनेशनल साहब ये बहुत हाई टाइम है दैट यू शुड एक्सेप्ट इट। मैं नहीं कह रहा कि पीओके में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ये इंटरनेशनल आप सोच नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि मैं जो डेटा आपको कोट कर रहा हूं वो इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन वॉच का डेटा कमीशन। अरे वो डेटा छोड़िए, आपके 6 जवान शहीद हुए हैं, 20-25 नागरिक पीओके में मारे गए, क्या कंट्रोल में है? डेटा छोड़ दीजिए, मैं स्टिल क्या कंट्रोल में वहां पर? मैं स्टिल वरीड हूं उसके बारे में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आप वरीड है। लेकिन आपने ये बात कही कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे इस बात से तकलीफ है। मैंने एक दफा भी नहीं कहा है, आप क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? आपने तो कहा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6 जवान शहीद हुए। मैं कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मलाइज हो चुकी है, मैं ये कह रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस रेडी नहीं थी उनको हैंडल करने के लिए। उनको पता नहीं था कि वो इतने अग्रेसिव हो जाएंगे कि वो इस कदर आपके ऊपर हमला कर देंगे। पुलिस वाले तो एक नॉर्मल उसको लेके जो है वो हैंडल कर रहे थे, वो आराम से, उनके पास ना कोई वेपन्स थे ना कोई उनके पास हथियार थे उनको रोकने के लिए। दे वर जस्ट ये तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये तस्वीर रत्ना जी, साहब जी। देखिए, जी जी, ये टीयर गैसिंग हो रही है। ये टीयर गैस नहीं है सर, जी जी जी, दिस जी इज नॉट बताइए। टीयर गैस गन, जी इज जी, फायरिंग, बताइए। दैट्स अ बुलेट गन, नॉट टीयर गैस गन। टीयर गैस गन का देखिए, जो अगर जो आप बैरल होती अपडेटेड है वो हैं, थोड़ी मोटी होती है सर, इट्स अ जी जी गन। जी जी, मैं बताने लगा। अगर आप थोड़े अपडेटेड हैं तो अब जो है आपको पता है कि प्लास्टिक की बुलेट्स जो है फायर की जाती हैं मॉब्स के ऊपर। आप इस तरह से आप उसको किसी और प्लास्टिक चीज की के साथ बुलेट से रिलेट ना 20 कीजिए। लोग मर जाएंगे सर। अरे भाई, वो फिर आप एक दूसरी तरफ चले गए। अब आप जो मनाजिर दिखा रहे हैं कुछ और दिखा रहे हैं। एनी हाउ, मैं इस चीज के ऊपर बहस में नहीं पड़ रहा आपके साथ कि ये अच्छा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीजें आप कश्मीर में करते हैं उसके कंपैरिजन नहीं, में तो कुछ कश्मीर भी में हम नहीं कुछ है। नहीं करते, कश्मीर में लोग खुश जो हैं, लोग वहां पर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, करते टूरिस्ट वहां वहाँ पर पे, आ जा रहे हैं, जो वहां लोग चैन जो और अमन है। पाकिस्तान जो चाह रहा था कश्मीर के लिए वो करने नहीं दिया हमने। कैप्टन साहब ये जो देखिए, तो अभी आप यही एक कश्मीर में विजन, जाके यही एक देखिए। नजरिया होता आपकी है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे कैप्टन साहब? आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे आवाज कैप्टन थोड़ी साहब? कट रही है बीच बीच में। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये है कैप्टन साहब आपसे कि पीओके में जो स्थिति है उसकी तुलना कश्मीर से कैसे की जा सकती है? कश्मीर में तो बहुत चैन और सुकून है, वहां पर यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, टूरिस्ट वहां बढ़ रहे हैं। हाँ, आतंकवादी घटनाओं की वजह से लोग डरे, लोग सहमे, वहां की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा है, लेकिन वहां पर चीजें सरकार कोशिश कर रही है। और आज से 20 साल पहले का कश्मीर और अब के कश्मीर में बहुत फर्क है। कैप्टन साहब जरा समझाइए मेरे फाजिल दोस्त को। कैप्टन साहब, कैप्टन आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 20 साल में अगर आप 1 लाख लोगों को मार देंगे तो लोग आपके, ये नहीं है कि वो लोग रत्ता साहब, दैट्स अब योर जो है डेटा। खामोश हो गए। तो रत्ता साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैं दैट्स योर डेटा। अगर वो Pakistan लोग had never had a अगर दब गए credible हैं, अगर data वो डर ever. गए हैं, तो Pakistan never had a credible data ever, sir. Do not manipulate and do not put your words into my mouth. That's your data. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डाटा कर रहा हूं मैं। आपको कोई ऐसा नंबर नहीं बता रहा जो मैंने बनाया है। ये कश्मीर मीडिया सर्विस का नंबर है या फिर वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉच का जो है वो डाटा है। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे सामने हैं कि आप लोगों ने वहां पे लाखों लोगों को मारा है। पाकिस्तान में कितने लोग मारे गए, ये डेटा आपके पास है? जी मेरे पास है कितने डाटा। लोग मारे गए? हमारे यहाँ इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट थे नहीं, उन्होंने पिछले 20 आपके साल यहाँ में कितने लोगों को तकरीबन सेना ने मारा? 80,000 से 1 लाख आपके यहाँ लोगों को कितने मारा है। लोगों ने, कितने आतंकवादी संगठनों ने आपकी पब्लिक को, शिया सुन्नीस को वहां पर मारा? आप उसका डेटा बताइए। कितने स्कूलों में हमले हुए और आपके यहाँ बच्चे, मासूम बच्चे हलाक हुए, उनका डेटा आपके पास है? हमारे यहाँ अफगानिस्तान में जितने मासूमों को आपने मारा पिछले 1 साल में अपने सो कॉल्ड अमेरिकन दोस्त की वजह से, वो डेटा आपके पास है? आपके आतंकवादियों ने दुनिया भर में जितने लोगों को मारा, आपके पास वो डेटा है? जी जी, मैं डेटा ही बता रहा हूं आपको। नंबर टेल मी द डेटा सर, इफ यू हैव, प्लीज टेल मी द डेटा इफ यू हैव। क्योंकि हमारे यहाँ 1 लाख लोगों ने जाने गंवाई हैं आपके स्पॉन्सर्ड और बैकिंग जो टेररिस्ट हैं उनके। दैट इज नॉट डेटा। पाकिस्तानी सेना ने कितने लोगों को मारा? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रेंजर्स ने कितने बलूचियों को मारा? यू हैव दैट डेटा विथ यू? नो। यस आई डू हैव। कैप्टन साहब, देखिए यही होता है, लोगों को मारा। समटाइम पीपल ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट्स एंड दे डोंट लिसन द फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ अ मैसेकर। तो अब पाकिस्तान आवाम कश्मीर के लिए बहुत चिंतित है, बालक विलाप हो रहा है वहां पर कि कश्मीर में लोगों को मारा गया, ये किया गया, वो किया गया। पीओके की हालत नहीं देख रहे, बलूचिस्तान की हालत नहीं देख रहे, सिंध की हालत नहीं देख रहे, तहरीक तालिबान के साथ जो इनका टसल चल रहा है अफगानिस्तान में, वो नहीं देख रहे हैं ये लोग। कैप्टन साहब, am I audible to you, sir? कैप्टन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, रत्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उनका नेटवर्क नहीं है। तो अभी जो पीओके में रत्ता साहब चल रहा है, अभी जो मामला चल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या निकाल रहा है आपकी सरकार, आपकी पॉलिटिकल रेजिम, आर्मी क्या प्लान कर रही है उसको कूल डाउन करने के लिए, रत्ता साहब? अच्छा, इसमें आर्मी का तो पहले मैं बताऊं कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली जो है सिविलियन जो है एक्टिविटी है। और इसके अंदर जो पुलिस और जो पॉलिटिशियंस हैं वहां के। अभी मैं आपको बता दूं कि जो वहां की ये क्या कहते हैं जैक है, वो उसके साथ जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। उसकी कमेटी जो है उसको समझाया जा रहा है कि आप जिस तरफ एग्रेशन में लेके जा रहे हैं, जो चीजें आप डिमांड कर रहे हैं, आप उसको होश से देखिए
कि बिजली आपके पास पहले ही बहुत सस्ती है, इतनी सस्ती है कि इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 12 रुपए यूनिट है और आपके पास 3 रुपए से भी कम है, 2.6 जो है वो रुपए की जो है वो 1 यूनिट आपको मिल रहा है। तो इससे सस्ती तो पॉसिबल नहीं है, इससे सस्ती कैसे पॉसिबल हो सकती है। दूसरा जो है आप वीट के ऊपर कह रहे हैं, वहां पे भी आपके पास 50% जो है वो आपके पास है। अभी जो एक मेन इशू जो आपका कल जनरल साहब भी डिस्कस कर रहे थे कि वो महाजरीन की सीटों के ऊपर जो है बात कर रहे थे कि वहां पे जो है महाजरीन की सीटें कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये फैसला जो है वहां की पॉलिटिकल लोगों ने करना है, वहां के जो लीडरशिप है उन्होंने करना है। रत्ता साहब, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, डोंट टेक इट एज अ डिबेट सर। ये जो एक चीज समझाइए रत्ता साहब, साइन हुए हैं, रत्ता साहब, ये एक वहां चीज के मैं और समझना पॉलिटिकल चाहता लीडर्स हूं। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर ये पॉइंट। किसी बाहर से आके बंदे ने नहीं किए, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो वहां के इलेक्टेड आप मुझे सुन पा मेंबर रहे ऑफ असेंबली थे कश्मीर के, आजाद कश्मीर के, रत्ता साहब, उन्होंने ही ये चीज जो है साइन की थी और उन्होंने ही इसको अलाउ किया था। आप मुझे कि सुन जो पा रहे बाहर से लोग आए हैं, गेटिंग माय वॉइस से लोगों ने माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, वो लोग जो है यहाँ से कंटेस्ट कर सकते हैं। रत्ता साहब, एक सवाल मेरा आपसे है। अब जो कहानी है, अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन, ये कह रही है। रत्ता साहब, अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या ये जो पीओके में जो जेएसी का जो मसला है, ये इतना बड़ा, इतना विकराल मसला है रत्ता साहब, कि वहां पर जो पॉलिटिकल रिजीम है, जो पॉलिटिकल तंजीमें हैं, वो इतना बड़ा रकस वहां पर क्रिएट कर रही हैं? क्या ये इमरान खान वाला पूरा, वो इमरान खान जब सड़कों पर उतरे, जब उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे, एक वो सिनेरियो और एक पीओके का सिनेरियो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आंदोलन कहीं उतना बड़ा ना हो जाए जो इमरान साहब के वक्त में हुआ था। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ऐसा तो नहीं होगा ना? मैं वही चीज बता रहा हूं आपको फैक्ट्स के साथ बात बता रहा हूं कि एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जिन बातों के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे, वो उनमें जो मेजर चीज थी वो यही थी कि जो मुहाजिरीन हैं, जो आपके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग माइग्रेट करके 1947 या 48 या उसके बाद जो है माइग्रेट करके पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में आए, वो लोग जो है कॉन्टेस्ट करते हैं वहां पे। तो उसके ऊपर उनका एक एतराज है कि ये लोग हैं तो कश्मीरी, मगर ये रेजिडेंट जो है इस वक्त लाहौर में है या कराची में है या वो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं करने चाहिए। तो उनके लिए जो है उनको ये समझाई जा रही है बात कि कश्मीरी जो आजाद कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं पे कारोबार कर सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस वजह से अगर वो रेजिडेंट है कहीं और जगह पे जाके रह रहे हैं तो उनको उनका हक है, वो है तो कश्मीरी। हाँ, तो ये बेसिक चीज है जो उनको समझाई जा रही है और होपफुली अगले एक हफ्ते के अंदर जो है ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। दत्ता साहब, मैं उम्मीद करता हूं और इस बात की प्रार्थना भी करता हूं ईश्वर से कि पीओके में जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहतर है कि जल्दी नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर लोग मर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो नॉर्मल सिविलियंस हों, और ईश्वर ना करे कि ये उपद्रव इतना बड़ा हो जाए कि आपकी सरकार उसको कंट्रोल ना कर पाए। आप जो कह रहे हैं वो बात मैं मान रहा हूँ कि इस मामले का मसला सिर्फ चुनावों तक है, उसके बाद चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ता साहब फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। दर्शकों, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इस डिबेट में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस। एक समय था जब सूर्यास्त के साथ ही उत्तर प्रदेश थम जाता था, लेकिन साल 2017 में जब स्वस्थ मानसिकता वाली डबल इंजन सरकार आई तो उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली। आज यूपी देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन चुका है। माफिया राज का अंत हुआ और विकास की पहली शर्त यानी सुरक्षा की गारंटी मिली। सूर्यास्त से पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में किरानी छा जाती थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज बाजारों में चौथ। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र जो कभी डरावना था, आज सोने के भाव वाली उर्वर निवेश भूमि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आ रहे इस निवेश से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहे हैं। कल तक जहां विमेन वर्कफोर्स केवल 10% थी, आज वो बढ़कर 37% हो चुकी है। 12 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल संचालित, 7 निर्माणाधीन, 56,000 एकड़ का नया औद्योगिक शहर यीटा और 34 सेक्टोरल नीतियां। निवेशक अब केवल निवेशक नहीं बल्कि यूपी की प्रगति के सहयात्री हैं। बदल गया है माहौल, बदल गया है उत्तर प्रदेश। सवाल तो सब पूछते हैं, क्या कभी जवाब मिला? हिसाब तो सभी मांगते हैं, क्या कभी बही खाता दिखा?
नहीं मिला और ना मिलेगा, क्योंकि सब एजेंडा चलाते हैं। लेकिन हम आपके मुद्दे उठाते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं। ट्रंप ने कल ये बात कबूली है कि खामनेई उसे मरवाना चाहते थे और इससे पहले उन्होंने खामनेई का ही काम तमाम कर दिया। मिडिल ईस्ट की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य तूफान उठने जा रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों का जो व्यापार है वो अमेरिकी डॉलर में होता है। इंटरनेशनल करेंसी अभी भी डॉलर है। नया वॉरशिप वहां क्यों जा रहा है? स्ट्राइक फाइटर जेट से ईरान पर अटैक का प्लान है। एक ही देश का सवाल मेरे साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हर खबर के पीछे पूरी कहानी छुपी होती है, सिर्फ हकीकत नहीं, डेडलाइन भी। एक खबर और उसकी पूरी पड़ताल जो खत्म कर देगी मन के हर सवाल। क्योंकि खबरें तो सब दिखाते हैं, हम खबर की सच्चाई को समझाते हैं। देखिए समझिए.com सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7 बजे। खबर जो है आपसे जुड़ी, खबर जो है आपके लिए जरूरी, खबर जिसका होता है आप पर सीधा असर। देश दुनिया की हर हलचल। क्या ट्रंप दुनिया को अपने शर्तों पर चलाना चाहते हैं? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बयान और पाकिस्तान में मच गया सियासी बवंडर। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। खबर सिर्फ स्टूडियो में नहीं बनती, खबर आपके बीच भी बनती है, जिससे आप रहते हैं बेखबर। चलिए वहां खबर जहां, इंडिया न्यूज पर रात 10 बजे देखिए मेरे साथ। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर अमेरिका का मिसाइल हमला, 24 भारतीयों में से 3 लापता नाविकों की मौत की खबर। भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया, जताई नाराजगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान में फिर तेज हुई लड़ाई। तेहरान में ईरान की बड़ी तैयारी, आसमान में दिखे लड़ाकू विमान। ट्रंप ने कहा समझौते में देरी तो करेंगे बड़ा हमला। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में 2047 तक विकसित भारत पर मंथन। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद। इजरायल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। आपने भारत इजरायल रिश्तों को नई मजबूती दी। यूके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच खुली झड़प, हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 4 पुलिसकर्मी भी शामिल। महंगाई और बिजली दरों के खिलाफ चल रहा था आंदोलन। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। हमलावरों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस, राजधानी में दंदाहाड़े फायरिंग से सुरक्षा पर सवाल। नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी और अहम खबरों से। दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोलियां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दी बधाई, लंबे समय तक सेवा देने वाले चुने हुए पीएम, बोले आपने भारत को बदल दिया। नेतन्याहू ने जल्द मुलाकात की उम्मीद जताई।
दिल्ली होटल अग्निकांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा। होटल अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा 23 पहुंचा। इलाज के दौरान बांग्लादेशी महिला ने तोड़ा दम। चीन के गुआक्षी इलाके में जोरदार विस्फोट, धमाके में 7 लोगों की मौत, 17 घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। तमिलनाडु के रानीपेट में भीषण आग, कार्डबोर्ड स्टोर करने वाली कंपनी में आग। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा शुरुआती कारण। रावलाकोट में हजारों लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर चले लगे नारे। फायरिंग में मारे गए नागरिकों को न्याय देने की मांग। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला, मेडिकल डेंटल कॉलेजों में बनेंगी धर्मांतरण रोकथाम सेल, सभी चिकित्सा संस्थानों की निगरानी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे का बड़ा अलर्ट, लिक्विड बम और ड्रोन अटैक की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण की तैयारी, लॉन्च साइट के आसपास गांव खाली कराए गए। 11,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया है। मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो आया सामने, पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 सैनिकों की मौत। मेघालय बॉर्डर पर BSF और BGB आमने सामने, पकड़े गए घुसपैठियों को लेने से बांग्लादेश का इनकार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुठभेड़ में छेड़छाड़ का आरोपी घायल, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को लगी गोली, तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। हरियाणा के हांसी में जिम संचालक की दिनदहाड़े हत्या, 10 राउंड गोलियों से इलाके में सनसनी। हमले में एक युवती भी घायल। राजस्थान में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर और पिकअप से कुचलने का प्रयास, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार ने कुचला, ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल को टक्कर, कार चालक मौके से फरार। हरिद्वार में फिल्म शूटिंग के दौरान हंगामा, बार एंड रेस्टोरेंट बोर्ड लगाने पर भड़के लोग, स्थानीय लोगों ने धार्मिक मर्यादा के उल्लंघन पर आपत्ति जताई। राजस्थान के देसूरी में नाकाबंदी के दौरान फायरिंग, आपको बता दें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 तस्कर घायल, 2 तस्कर गिरफ्तार, एक अज्ञात वाहन जब्त। मुंबई के उल्लासनगर में फायरिंग में एक युवक को लगी गोली, घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, चिलचिलाती गर्मी में ठंडी हवाओं से लोगों को राहत। श्रीगंगानगर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, पंजाब निवासी गैंगस्टर शकील अंसारी के पैर में लगी गोली, दोनों तरफ से फायरिंग। यूपी में आंधी तूफान का कहर, इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद में 3 की मौत। चित्रकूट में ऑडिटोरियम की छत तेज हवाओं में उड़ी। अंबाला में सुबह बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। अंबाला दिल्ली हाईवे पर हवा में 3 कैंटर पलटे। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया, वारदात के बाद मौके से फरार। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में संत मिलनदास बाबा की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सभासद पर शिकंजा कसा। इस केस में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा क्राइम ब्रांच ने